Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on CPU scheduling algorithms examples. Students, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जिनमें कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं, जिनमें कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, उनको यूज करते हुए हमने देखा था कि कौन सी एल्गोरिथम को यूज करें, यूज करते हुए कैसे हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं या टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम्स जितनी भी हैं उनको की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है, उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे कि 5 क्राइटेरियाज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सीपीयू का यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम जो भी एल्गोरिथम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन सी एल्गोरिथम कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है, कौन सी एल्गोरिथम कितनी बेटर है, कितनी बेटर नहीं है, ये हम डिसाइड करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए इन क्राइटेरियाज को हम यूज करते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो 5 क्राइटेरियाज हम बात कर रहे हैं, इन 5 क्राइटेरियाज को हम आपस में कहते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक से मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो बाकी के सभी क्राइटेरियाज भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो हमें क्या करना होता है, वो हमें मैक्सिमाइज करना होता है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। किसी भी एल्गोरिथम का एवेल्यूएशन जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो उस एल्गोरिथम के थ्रू सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा हो रहा है। अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स वो एल्गोरिथम उतनी ही अच्छी है। इसी तरह से हम थ्रूपुट को देखते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि थ्रूपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो जिस एल्गोरिथम के थ्रू थ्रूपुट ज्यादा हो रहा होता है, ज्यादा निकल के आ रहा होता है, वो एल्गोरिथम उतनी ही बेटर कही जाती है। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक टाइम लिमिट में कंप्लीट होके बाहर आ रही है, कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं। अब वो टाइम यूनिट जो है वो कितनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जैसे कि हमने उसे सेकंड्स में लिया, मिनट में लिया, आवर्स में लिया, जिसमें भी आप लेना चाहें। जैसे कि मैंने कहा कि पर सेकंड जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी वो क्या कहलाएगा, उस एल्गोरिथम का थ्रूपुट कहलाएगा। इसी तरह इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम एक सेट ऑफ प्रोसेसेस पे लेते हैं कि एक सेट ऑफ प्रोसेसेस ली, उसके ऊपर हमने एक एल्गोरिथम लगाई और फिर देखा थ्रूपुट कितना आ रहा है। फिर सेम वही सेट ऑफ प्रोसेसेस ली और उसके ऊपर दूसरी एल्गोरिथम लगाई, फिर देखा थ्रूपुट कितना आ रहा है। फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किस एल्गोरिथम के थ्रू थ्रूपुट ज्यादा आ रहा है। जिससे थ्रूपुट ज्यादा आएगा वो एल्गोरिथम बेटर कही जाएगी। तो हम थ्रूपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम वेटिंग टाइम को निकालते हैं कि किस प्रोसेस में वेटिंग टाइम क्या रहा है। अब थ्रूपुट और सीपीयू का यूटिलाइजेशन ये तो मैक्सिमाइज होने चाहिए, ये तो ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जो रेस्पॉन्स टाइम है, वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, ये क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। तो जिन एल्गोरिथम्स के अंदर वेटिंग टाइम कम आता है, एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालते हैं सेट ऑफ प्रोसेसेस पे जब लेते हैं, तो वेटिंग टाइम कम आता है, टर्न अराउंड टाइम कम आता है, रेस्पॉन्स टाइम कम आता है, वो एल्गोरिथम उतनी ही बेटर कही जाती है। तो हमारा इसमें क्या सॉल्यूशन निकल के आया कि एल्गोरिथम्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम देखते हैं कि उन एल्गोरिथम्स के थ्रू अगर थ्रूपुट ज्यादा आ रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, या वेटिंग टाइम कम आ रहा है, रेस्पॉन्स टाइम कम आ रहा है, या टर्न अराउंड टाइम कम आ रहा है, तो वो एल्गोरिथम उतनी ही बेटर कही जाएगी। अब इनमें से किसी भी, अब सारे क्राइटेरिया आपको फॉलो नहीं करने हैं, आपको इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को कैलकुलेट कर लेना है। अगर किसी एक क्राइटेरिया को भी आप कैलकुलेट करते हैं और उसको अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी की क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी। जैसे जनरली हम वेटिंग टाइम निकालते हैं, हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, अगर वेटिंग टाइम कम आ रहा है तो हम मानेंगे कि वेटिंग टाइम कम है,
तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या टाइम होता है, प्रोसेस सबमिशन से लेकर प्रोसेस कंप्लीशन तक का पूरा टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। यानी उसके अंदर प्रोसेस का जो प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम भी आ गया, उसका प्रोसेसिंग टाइम भी आ गया, सारा टाइम आ गया। तो प्रोसेस जो है उसका प्रोसेसिंग टाइम प्लस वेटिंग टाइम सब कुछ मिला के क्या हो रहा है, टर्न अराउंड टाइम। तो उनमें से अगर एक फैक्टर वेटिंग टाइम कम हो रहा है तो टर्न अराउंड टाइम ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो अगर वेटिंग टाइम कम है तो टर्न अराउंड टाइम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर टर्न अराउंड टाइम कम हो रहा है तो रेस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम क्या है कि जब प्रोसेस सबमिट होती है तब से लेकर जब पहला रेस्पॉन्स आता है प्रोसेस की तरफ से तब तक का टाइम। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स टाइम भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हमारा वेटिंग टाइम कम है, टर्न अराउंड टाइम कम है, रेस्पॉन्स जल्दी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली थ्रूपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी हमारे पास आउटपुट आएंगे। जब ये टाइमिंग कम लगेगा तो आउटपुट भी जल्दी आएगा, और जल्दी जल्दी आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक अगर किसी क्राइटेरिया को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो बाकी की क्राइटेरिया भी ऑटोमेटिकली फॉलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इन क्राइटेरियाज को लेते हुए ही मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कल समझाए थे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ, थोड़े से और टिपिकल एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं। कल हमने थोड़े सिंपल एग्जांपल्स लिए थे, अब हम थोड़े से और एग्जांपल्स ले रहे हैं। जो प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, दो तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं। प्रिएम्प्टिव स्ट्रेटजीज कौन सी होती है और नॉन प्रिएम्प्टिव कौन सी होती है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वो होती हैं जिन्हें कि अगर एक बार सीपीयू मिल जाता है तो फिर वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती या जब तक वो अपनी तरफ से सीपीयू को फ्री नहीं कर देती तब तक हम उनसे सीपीयू नहीं ले सकते। यानी प्रोसेसेस को एक बार सीपीयू मिलने के बाद में आप उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उनसे फोर्सफुली सीपीयू वापस नहीं ले सकते। वो अपनी तरफ से जब सीपीयू को फ्री करेंगी, चाहे वो टर्मिनेट होने के बाद में करें या बीच में वो अपनी तरफ से उसको फ्री करें, तभी सीपीयू फ्री होगा। आप उनसे बीच में सीपीयू को फ्री नहीं करा सकते। तो इस तरह की जहां सस्पेंशन अलाउ नहीं होता, प्रिएम्पशन अलाउ नहीं होता, वो एल्गोरिथम कहलाती है नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम, जिनके अंदर आती है आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, प्रायोरिटी एल्गोरिथम, ये आपकी आती है नॉन प्रिएम्प्टिव कैटेगरी में। फिर आती है आपकी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर वो एल्गोरिथम्स आती हैं जिनके अंदर आप इसमें सस्पेंशन अलाउ होता है, प्रिएम्पशन अलाउ होता है। यानी कि इनमें अगर सीपीयू एक बार मिल गया किसी प्रोसेस को तो उस प्रोसेस से सीपीयू को वापस लिया जा सकता है। जब भी आप चाहें तब उस प्रोसेस से सीपीयू को बीच में ले सकते हैं, फोर्सफुली सीपीयू को बीच में फ्री कराया जा सकता है। तो उनको कहते हैं हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर आती है आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे जो पॉपुलर है वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में चलती है। इसके अलावा जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो नॉन प्रीएम्प्टिव में है, उसका एक प्रीएम्प्टिव वर्जन भी होता है जो पॉपुलर है, वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, वो प्रीएम्प्टिव कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आपने नॉन प्रीएम्प्टिव में पढ़ी थी, उसका भी प्रीएम्प्टिव वर्जन अवेलेबल होता है। इसके अलावा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, वो भी प्रीएम्प्टिव कैटेगरीज में आती है। तो ये एल्गोरिथम्स हम पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं कि हमारे पास में प्रोसेसेस की सेट दे रखी है, उनके अराइवल टाइम्स दे रखी हैं, उनके बर्स्ट टाइम्स दे रखे हैं कि कितना उनको सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए। और फिर हमें अलग अलग एल्गोरिथम्स लगा के देखना है कि अगर हम ये वाले एल्गोरिथम लगाते हैं तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा, या इसका जो कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, वो कितना आएगा।
तो अब हम यहाँ पर इनका एल्गोरिथम्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन के एग्जांपल्स हम पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। हमने 4 प्रोसेसेस ली हैं जिनकी लेंथ और सीपीयू का बस टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मिली सेकेंड्स के अंदर। 4 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4। P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम है 0, P2 का 1, P3 का 2 एंड P4 का 3। P1 प्रोसेस का बस टाइम है 8, P2 का है 4, P3 का 9 एंड P4 का 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग लगानी है और जेन चार्ट क्रिएट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। और सेम यही एल्गोरिथम हमें एसडीएफ शेड्यूलिंग के थ्रू भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होगी ये वाली एल्गोरिथम, अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम क्या कहती है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएंगे, अगर आने वाली प्रोसेस रेडी क्यू में जब भी कोई नई प्रोसेस आएगी उसके टाइम को जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके बचे हुए रिमेनिंग टाइम के साथ में कंपेयर किया जाए और देखा जाए अगर आने वाली प्रोसेस का टाइम रनिंग प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम से कम होता है तो रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए और नई जो आने वाली प्रोसेस है जो कि स्मॉलेस्ट है उसको पहले चांस दिया जाए एग्जीक्यूट होने का। तो ये कहती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पर हमने, सबसे पहले टाइम 0 यानी इस समय कोई भी प्रोसेस नहीं है तो P1 प्रोसेस आई तो P1 प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, टाइम 1 हुआ, जैसे ही टाइम 1 हुआ P2 प्रोसेस सिस्टम में आ गई। P2 प्रोसेस सिस्टम में आई, इसका आने का टाइम ए आई, इसके आते समय इसने इसका बस टाइम कितना था 4 और इसका टाइम कितना था 8। ये 8 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुकी है तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना है 7 अभी बचा हुआ है। 7 टाइम 4 टाइम से ज्यादा है, आने वाली प्रोसेस का टाइम कम है, तो क्या किया P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया और P2 को पहले चांस दे दिया, P2 एग्जीक्यूट होने लगी। फिर इसके बाद में आई P3। P3 यहाँ पर आई, P3 प्रोसेस का अराइवल टाइम था 2 तो ये आके सीक्वेंस में आ गई, अब इसको चांस नहीं मिलेगा। फिर आई P4 आई, P4 का अराइवल टाइम 3 था, ये एग्जीक्यूट हो रही थी तभी P4 आ गई है। P4 आई, इसका टाइम कितना था 5 और P1 का टाइम कितना था 7 तो इसका टाइम कम है तो P4 को पहले चांस मिल गया, P4 भी एग्जीक्यूट हुई। अब इसके बाद में हमारे पास 2 प्रोसेस बची, P3 का टाइम है 9 और P1 का टाइम है बचा हुआ 7 तो किसको चांस मिलेगा पहले यहाँ पर P1 को पहले चांस मिलेगा तो P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई। अब P1 एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी बची P3 बची तो P3 को चांस मिलेगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, तो ये कौन सी एल्गोरिथम कहलाई, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी इसमें जो प्रोसेस का बचा हुआ टाइम है उसके साथ में कंपेयर करते हैं टाइम को। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज रेटिंग टाइम निकालेंगे तो कितना निकल के आया इसमें एवरेज रेटिंग टाइम इसका, सबसे पहले P4 प्रोसेस का इसमें निकाला, P4 प्रोसेस का वेटिंग टाइम 10, P1 प्रोसेस को पहले 1 लगा था, फिर 17 लगा और फिर P2 प्रोसेस को 5 लगा। इनका वेटिंग टाइम निकालने के बाद में हमने क्या किया, वेटिंग टाइम निकाला तो कितना निकल के आया 6.5 मिली सेकेंड। अब सेम ये एल्गोरिथम हमने एसजीएफ शेड्यूलिंग के थ्रू की। एसजीएफ शेड्यूलिंग से की तो कैसे होगा, एसजीएफ के अंदर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो प्रोसेस शॉर्टेस्ट है उसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, जो बड़ी है उसको बाद में कराएंगे। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाद में कौन सी प्रोसेस आई, यहाँ पर P1 प्रोसेस पहले आई तो P1 प्रोसेस से हमने एग्जीक्यूट कराना शुरू किया, P1 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हुई, फिर इसके बाद में अब यहाँ पर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, फिर P4 एग्जीक्यूट हुई, फिर P3 एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर P1 को हम प्रीएम्प्ट नहीं कराएंगे। इससे छोटी प्रोसेस P2 आ गई सिस्टम में तो भी हम P1 को प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते।
ये अपना काम कंप्लीट अगर स्टार्ट हो गई है तो ये अपना काम कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही दूसरी प्रोसेस को चांस मिलेगा। तो अगर हम इस तरह से करा रहे हैं तो ये कौन सी एल्गोरिथम होगी, एसजेएफ एल्गोरिथम। अगर इससे एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है एवरेज वेटिंग टाइम, P1 को कितना वेट करना पड़ा, 0 मिली सेकेंड, P2 को वेट करना पड़ा 7 मिली सेकेंड, P3 को 15, P4 को 9। इनको कैलकुलेट किया तो आया 7.75 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा जब हम एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को कंपेयर कराते हैं तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में एवरेज वेटिंग टाइम कम आता है। दैट मीन्स अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज मच बेटर देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में 4 प्रोसेसेस हैं ABCD, जिनके अराइवल टाइम दे रखे हैं, बस टाइम दे रखे हैं और प्रायोरिटी दे रखी है। ये प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जांपल है। अब प्रायोरिटी प्रोसेस को हमें क्या दे करना है, इसमें क्या क्या कहा गया है, लार्जर प्रायोरिटी नंबर है हायर प्रायोरिटी। जो लार्जर नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी 6 की प्रायोरिटी हायर है, फिर 5 की प्रायोरिटी और फिर 3 की प्रायोरिटी है। अब हमें इस पर प्रीएम्प्टिव वर्जन भी लगाना है, इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी लगाना है। तो पहले प्रीएम्प्टिव वर्जन इसका लगाते हैं। प्रीएम्प्टिव में क्या हुआ, सबसे पहले 0 टाइम पे पहली प्रोसेस आई ए, तो ए प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। इसके बाद में दूसरी प्रोसेस आई बी। अब बी प्रोसेस आई, इसका बस टाइम क्या था 3, पहली वाली प्रोसेस को इसने हटा दिया और बी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। अब इसके बाद में टाइम 2 पर क्या हुआ, तीसरी प्रोसेस आई जिसकी प्रायोरिटी और भी ज्यादा थी, तो तीसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। फिर हमारी फोर्थ प्रोसेस आई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, फोर्थ प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। फिर पहले वाली प्रोसेस बी जो थी उसको चांस मिला और सबसे लास्ट में ए को चांस मिला। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे इनको प्रीएम्प्ट कर दिया गया। इसी तरह से अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो क्या होता, ए को पहले चांस मिला था तो ए पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होती चाहे कोई भी प्रायोरिटी की प्रोसेस क्यों ना आ जाए सिस्टम में। फिर सी क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी तो उसको चांस मिलता, फिर डी को चांस मिलता और लास्ट में बी को चांस मिलता। तो इस तरह से ये प्रायोरिटी के बेसिस पे सिस्टम में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारे पास में। ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं ABCDE। 5 प्रोसेसेस हैं जिनका बस टाइम दे रखा है ये हमें 14, 8, 2, 6 एंड 10 और इनकी प्रायोरिटी दे रखी है। कंसीडर द फॉलोइंग 5 अज्यूम टू बी अराइव्ड एट द सेम टाइम। ये हम मान के चल रहे हैं सारी प्रोसेस सेम टाइम पे सिस्टम में आई है, तो कोई आगे पीछे नहीं है कि किस समय कौन सी प्रोसेस आई। ये एक साथ सारी प्रोसेस यहाँ आई है, इनका बस टाइम ये है, प्रायोरिटी ये है। हियर लो प्रायोरिटी वैल्यू correspond टू हाई प्रायोरिटी। ईच टाइम प्रोसेस स्विच ओवरहेड टू 10 सेकेंड। कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम फॉर फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंसीडर स्विचिंग ओवरहेड। हमें क्या क्या करना है, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। किस किस एल्गोरिथम के लिए करना है, राउंड रॉबिन के लिए करना है, FCFS के लिए करना है, SJF के लिए करना है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए करना है। ये 4 एल्गोरिथम्स है हमारे पास में। इन 4 एल्गोरिथम्स के लिए हमें ये टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम भी यूज करना है हम, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में हमें टाइम क्वांटम भी बताना है, तो यहाँ पर टाइम क्वांटम ले रखा है 1 मिनट का। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 4 प्रोसेसेस, इनकी प्रायोरिटी, स्विचिंग ओवरहेड कितना लिया है, स्विचिंग करने में एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करने में 10 सेकेंड का स्विचिंग ओवरहेड भी लिया है हमने। सबसे पहले आ जाते हैं हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में 1-1 मिनट का टाइम है हर प्रोसेस के लिए। 0 सेकेंड पर पहली प्रोसेस ए चलेगी 1 मिनट के लिए,
फिर दूसरी प्रोसेस बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। फिर वापस से ए प्रोसेस आ जाएगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। फिर ए प्रोसेस आ जाएगी, ए बी। अब सी प्रोसेस जो है, सी प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए था? 2 टाइम ही चाहिए था, तो ये प्रोसेस तो टर्मिनेट हो गई। तो इसलिए हमारी डी प्रोसेस आ गई यहाँ पर, ए बी और फिर डी ई। फिर ए बी डी ई। फिर ये प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गई, इसको 6 टाइम पूरा हो चुका, तो ये टर्मिनेट हो गई। फिर कौन सी आई? ए बी। और फिर ऐसे करके प्रोसेसेस चलती जाएंगी, डी ई। ऐसे करके प्रोसेस चलती जाएंगी, जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती जाएंगी यहाँ से निकलती जाएंगी। इसका वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। ए का हमने निकाला, कैसे निकाला है इसका ए का? पहले यहाँ पर 1, ए 4 तक चली, फिर उसके बाद 4 तक चली, फिर 3 चली, फिर 3 चली, कितनी मिनट तक चली ये? उतने मिनट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मिनट चली, फिर इसके बाद में 1 2 3 4, 4 मिनट का ब्रेक लगा। फिर 1, फिर चली, फिर 1 2 3 4 मिनट का फिर ब्रेक लगा। फिर चली, फिर 1 2 3 मिनट का ब्रेक लगा, फिर 3 लगा। फिर 1 चली, फिर 1 2 3 मिनट का फिर ब्रेक लगा। ऐसे कर करके हमने यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते गए। ये आया 26 मिनट। स्विचिंग ओवरहेड कितना लगाया हमने? 10 10 मिली सेकेंड लगाते गए इसके साथ में, तो आया 360 सेकेंड अपॉन 60, यानी 6 मिनट का स्विचिंग ओवरहेड आया। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना आया? 26, तो ये और 6 से यानी 32 मिनट का टोटल वेटिंग टाइम इसका निकल के आया। फिर इसके बाद में ऐसे ही बी के लिए लिया। बी के कितना वेट करना पड़ा? 1 मिनट तो यहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद कितना वेट करना पड़ा? फिर हम निकालते गए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद में फिर 4 वेट करना पड़ा, फिर 3 करना पड़ा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते गए। 23 तो यहाँ पे वेट करना पड़ा। स्विचिंग ओवरहेड कितना हुआ इसके लिए? वो स्विचिंग ओवरहेड कैलकुलेट किया फिर हमने इसका। स्विचिंग ओवरहेड कैलकुलेट करने के बाद में इसको भी इसमें ऐड कर दिया। स्विचिंग ओवरहेड कैलकुलेट करके इसका वेटिंग टाइम निकल के आ गया। इसी तरह से सी, डी, ई सभी प्रोसेसेस का हमने यहाँ पर टोटल वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये टोटल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के बाद में अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया? इनको सभी वेटिंग टाइम्स को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये इनका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया। टर्न अराउंड टाइम जो होता है, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा है और वेटिंग में कितना टाइम लगा है। तो प्रोसेसिंग बस टाइम जो होता है वो उनका एग्जीक्यूशन टाइम होता है, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो हम प्रोसेसेस का बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो क्या निकल के आ सकता है? टर्न अराउंड टाइम निकल के आ सकता है। तो देखिए ए प्रोसेस का बस टाइम कितना था, ऊपर देखिए यहाँ पर ए प्रोसेस का बस टाइम था 14। तो हम 14 को ऐड कर दें, इसका वेटिंग टाइम जो हमने कैलकुलेट किया वो था कितना? ए प्रोसेस का वेटिंग टाइम था 32, तो 14 में 32 निकाला, ये इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम आ गया। ऐसे बी प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम 8 मिनट था, 8 मिली सेकेंड था, और इस 8 मिनट था, और इसके अंदर में 28 इसका क्या था? वेटिंग टाइम था। दोनों को ऐड कर दिया, 36 मिनट इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। ऐसे ही सी प्रोसेस का वेटिंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम 2 था, और इसमें इसका वेटिंग टाइम ऐड कर दिया, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। इसी तरह से डी प्रोसेस का कैलकुलेट किया है, ई प्रोसेस का कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे टर्न अराउंड टाइम आ गया। जब हमने इन सबको टोटल कर दिया तो ये टोटल टर्न अराउंड टाइम निकल आया।
और इसको हमने 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल था उसमें हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो आया वो 24.4 मिनट आया, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो था वो 32.4 मिनट आया। ये तो था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि हमें जब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करनी थी, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमें इन सारे प्रोसेसेस पे अप्लाई करना था, और वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना था। अब अगर ये सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस पे अगर हम एफसीएफएस एल्गोरिथम लगाएं तो कैसे अप्लाई करेंगे? एफसीएफएस एल्गोरिथम लगाने के लिए हम इसमें सारी प्रोसेस, एफसीएफएस एल्गोरिथम क्या कहती है, इसमें जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो प्रोसेस बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले ए प्रोसेस आई, 0 टाइम पे, वेटिंग टाइम इसका 0 है, उस पर वो एग्जीक्यूट हुई, 14 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई। फिर बी प्रोसेस आई, वो एग्जीक्यूट हुई। फिर सी प्रोसेस आई, वो एग्जीक्यूट हुई। फिर डी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, और फिर ई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरह से सीक्वेंस में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुई। अब इनका वेटिंग टाइम निकालेंगे। ए प्रोसेस का वेटिंग टाइम 0 है, और स्विचिंग ओवरहेड कुछ नहीं है, तो वो भी क्या है, 0 है। बी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, 14 मिली सेकेंड इसको वेट करना पड़ा था, और 10 सेकेंड इसका क्या है, स्विचिंग ओवरहेड है। तो 14 पॉइंट, इसको सेकेंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद में आया 14.167 मिनट। फिर इसी तरह से इसका वेटिंग टाइम कितना था, सी प्रोसेस का 22, और फिर इसमें 20 सेकेंड इसका स्विचिंग ओवरहेड हो गया, तो ये इसका मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद आ गया वेटिंग टाइम। इसी तरह से डी प्रोसेस के लिए हमने निकाला 24 मिली सेकेंड, तो इसका क्या था, वेटिंग टाइम था, और इसके अंदर 30 क्या हो गया, इसका स्विचिंग ओवरहेड। इसी तरह से ई का निकाला, और सबको हमने फिर क्या किया, ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आया, इसका एवरेज वेटिंग टाइम। अब इसका टर्न अराउंड टाइम निकालें, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, बस टाइम, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो क्या आएगा यहाँ पर, बस टाइम कितना है, ए प्रोसेस का बस टाइम कितना है 14, प्लस वेटिंग टाइम कितना है 0, तो 14 मिनट्स आया। बी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना है 8, और वेटिंग टाइम इतना है, तो इनका टर्न अराउंड टाइम ये आया 22.167। इसी तरह से सी प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम है 2, और वेटिंग टाइम है 22.33, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आया 24.33। इसी तरह से डी प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम है 6, और वेटिंग टाइम है 24.5, तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम आया 30.5 मिनट्स। ई प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम है 10, और वेटिंग टाइम है 30.67, तो कैलकुलेट करके आया 40.67। अब जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो आया 131.667, और जब इसको एवरेज वेटिंग टाइम निकाला तो इनको कैलकुलेट करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो 26.334। अब एक बार देखिए, इस एफसीएफएस के थ्रू एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 18.334, सॉरी एवरेज वेटिंग टाइम नहीं है ये, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 26.334। जो हमारी ये पहले जो हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी, पहले हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ली थी, जिसके थ्रू हमारा कितना आ रहा था, एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा था 24, और टर्न अराउंड टाइम आ रहा था 32, जबकि एफसीएफएस के थ्रू आ रहा है 18, वेटिंग टाइम आ रहा है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 26। अब इसी सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर हम एसजीएफ एल्गोरिथम को लगा के देखते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इसको ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम आना चाहिए। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो कहती है कि इसमें हमें क्या करना है, जो जॉब सबसे छोटी है उसको पहले एग्जीक्यूट कराना है, जो जॉब बड़ी है उस जॉब को बाद में एग्जीक्यूट कराना है। तो जिसका बस टाइम सबसे कम है उस प्रोसेस को हम
पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पर सी प्रोसेस है, उसका बस टाइम कितना है 2। तो सबसे पहले सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया। फिर उसके बाद में दूसरी कौन सी छोटी प्रोसेस है, डी, उसका बस टाइम कितना है 6। तो फिर हम डी को एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर इसके बाद में छोटी प्रोसेस है बी, बी को एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर उससे छोटी प्रोसेस है ई, और फिर उससे बड़ी है ए। तो हमने इसी सीक्वेंस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया। अब इसमें वेटिंग टाइम निकालेंगे। सबसे पहले ए प्रोसेस आई। ए प्रोसेस के अंदर कितना, इसमें ए बी सी डी के अकॉर्डिंग वेट किया है, जबकि हमने रन कराया इनको सी के हिसाब से। सी प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई है, और सी प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा है, 0 वेटिंग टाइम है। फिर इसके बाद है डी प्रोसेस। डी प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा है, 2 मिली सेकेंड, और इसका स्विचिंग ओवरहेड था 10 सेकेंड, तो 2.17 मिली सेकेंड बना। फिर आई थी डी प्रोसेस, होगी डी प्रोसेस के बाद में थी बी प्रोसेस। बी प्रोसेस को वेट करना पड़ा था 8 मिली सेकेंड। 8 मिली सेकेंड तो वेट करना पड़ा, और 20 सेकेंड इसका स्विचिंग ओवरहेड था, तो 8.33 मिनट इसको वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद आई थी ई प्रोसेस। ई प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा था, 16, और इसका स्विचिंग ओवरहेड था 30, तो 16.5 हो गया इसका। और इस सबसे लास्ट में आई थी ए, तो इसको वेट करना पड़ा था 26 सेकेंड, और इसका स्विचिंग ओवरहेड था 40 सेकेंड, तो इसका 26.67 मिनट इसका वेटिंग टाइम आएगा। हमने इन सबको ऐड करा, 5 से डिवाइड किया, तो देखिए इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया है 10.734, जो कि अब तक की दोनों एल्गोरिथम जो इससे पहले पढ़ी है उन सबसे कम है। इसी तरह से हमने इसका टर्न अराउंड टाइम निकाला। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला, प्रोसेसिंग टाइम में हमने वेटिंग टाइम ऐड कर दिया, सभी प्रोसेसिंग टाइम के साथ वेटिंग टाइम ऐड करते गए। यहाँ पे 18.734 एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम निकल के आ रहा है, जो भी पहले की दोनों प्रोसेस से कम है। तो एसडीएफ एल्गोरिथम को इसीलिए हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिथम के अंदर जो वेटिंग टाइम है, जो टर्न अराउंड टाइम है, सभी एल्गोरिथम से कम आता है। तो ये एल्गोरिथम सबसे बेटर रिजल्ट देती है। अब इसी के साथ में एक और ले लेते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी वाले के अंदर क्या करना है, हमें प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेसेस को रन कराना है। अब प्रायोरिटी किसके हिसाब से देनी है, देखिए हमने ऊपर यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्रायोरिटी भी दी गई थी। तो अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी गई है, उस प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। बी प्रोसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, फिर ई प्रोसेस को दी गई है। तो अब यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो पहले बी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर ई प्रोसेस को कराएंगे, फिर उसी सीक्वेंस में प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे, और फिर इनका वेटिंग टाइम निकालेंगे। किस प्रोसेस को कितना वेटिंग टाइम लगा, बी प्रोसेस को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 0 प्रायोरिटी, 0 वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद में ई प्रोसेस को 8 सेकेंड वेट करना पड़ा, और 10 सेकेंड इसका स्विचिंग टाइम था। फिर इसके बाद में ए प्रोसेस को 18 सेकेंड वेट करना पड़ा, 20 सेकेंड इसका स्विचिंग टाइम था। फिर इसके बाद में सी प्रोसेस को 32 सेकेंड वेट करना पड़ा, 30 सेकेंड स्विचिंग टाइम था। और फिर इसके बाद में डी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। इनके अकॉर्डिंग एवरेज वेटिंग टाइम जो कैलकुलेट होके आया वो था 18.734। इसी तरह से हमने टर्न अराउंड टाइम भी इसका कैलकुलेट किया। टर्न अराउंड टाइम की भी सेम वही प्रोसेस रही, हमने प्रोसेसिंग टाइम में वेटिंग टाइम ऐड कर दिया, और फिर उनका एवरेज निकाला, तो 26.734 इसका टर्न अराउंड टाइम निकल के आया। तो इस तरह से आप प्रोसेसेस की अलग अलग एल्गोरिथम्स को सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस पे अप्लाई करके उनके वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, उनके टर्न अराउंड टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक क्राइटेरिया कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी के क्राइटेरिया भी ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या लिया था, प्रायोरिटी ली थी प्रोसेसेस की, और बस टाइम लिया था, साथ में हमने टाइम क्वांटम भी लिया था, और एक और चीज ली थी कि यहाँ पर हम प्रोसेसेस में स्विचिंग ओवरहेड और ऐड कर रहे थे, कि जब प्रोसेस स्विच करती है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में, तो जो टाइम लगता है वो टाइम भी इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल था, जिसमें आपको अलग से जैसे 10, 20, 30 हर बार ऐड करना पड़ रहा था।
इसी तरह से एक और थोड़ा सा चेंज एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट एग्जांपल रहेगा आपका। हाँ, ये आपका लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सेट ऑफ प्रोसेसेस ले रहे हैं P1 P2 एंड P3, और इनके बस टाइम ले रहे हैं सीपीयू बस टाइम, अराइवल टाइम भी ले रहे हैं, प्रोसेसेस कब आई है, और प्रायोरिटी ले रहे हैं प्रोसेस की। हम क्या कर रहे हैं, इफ वन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, वन को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है हमें यूजिंग एफसीएफएस पॉलिसी, एसजीएफ पॉलिसी। और एसजीएफ को कैसा रखना है हमें, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरह से रखना है। इसी तरह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी लेनी है, जिसे प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरह से अप्लाई करना है। हमें टाइम क्वांटम भी अप्लाई करना है 2 यूनिट्स में। कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, आर शेड्यूलिंग यूज करते हुए टाइम क्वांटम 2 यूनिट रखना है। तो अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, वेटिंग टाइम पहले निकालना है। एफसीएफएस लेते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव कैटेगरी में चलेगी। एफसीएफएस सबसे सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आई है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आई है, P1, फिर P2, फिर P3। अराइवल टाइम ही दे रखा है, तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 एग्जीक्यूट होगी। वेटिंग टाइम P1 के लिए 0 है, P2 के लिए कितना है, 5 है, P3 के लिए 20 है। P, तो इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको 5 वेट करना पड़ा, इसको 18 वेट करना पड़ा P3 के लिए, और इसका कैलकुलेशन करके हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाला, कितने कितनी देर इनको वेट करना पड़ा है। फिर आया एसजेएफ एल्गोरिथम। एसजेएफ एल्गोरिथम क्या कहेगी, नॉन प्रीएम्प्टिव में जो प्रोसेस छोटी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बड़ी है वो बाद में होगी। तो सीपीयू बस टाइम देखें, सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी है, P1, फिर P3, फिर P2। तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगी, सॉरी, सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से निकालेंगे। इसको 0 वेट करना पड़ा, इसको 5 वेट करना पड़ा, इसको 15 वेट करना पड़ा। P1 को 0 वेट करना पड़ा, P2 को 15 वेट करना पड़ा, इसको 5 वेट करना पड़ा। फिर हम इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन लें। प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या कहेगा, प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, P1 पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, फिर हमारी P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, फिर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुई। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी हमारे पास में P1 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, फिर हमारी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, तभी हमारी P3 P2 प्रोसेस आई। लेकिन ये क्योंकि बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस एज इट इज एग्जीक्यूट होती रहेगी। फिर हमारी P3 प्रोसेस आई, तो P3 प्रोसेस ये एग्जीक्यूट होने के बाद में P3 प्रोसेस आई, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, फिर P2 प्रोसेस वेट करेगी। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें सेम ही रहेंगी दोनों प्रोसेस, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी के अंदर P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर P3 की प्रायोरिटी है, फिर P2 की प्रायोरिटी है। तो उस सीक्वेंस में ही प्रोसेसेस को हमने रन कराया। प्रायोरिटीज क्या है, एक बार प्रायोरिटीज देख लीजिए यहाँ पर। P1 की प्रायोरिटी, P3 की प्रायोरिटी 1 है, एक बार डिस्प्ले होगा ना। P3 की प्रायोरिटी 1 है, P1 की प्रायोरिटी 2 है, P2 की प्रायोरिटी 3 है। P3, P1, P2। तो प्रायोरिटी में कैसे चलेंगी ये प्रोसेसेस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर सबसे पहले अराइवल टाइम में P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, क्योंकि 0 टाइम 0 पर सिर्फ यही एक प्रोसेस थी जो सिस्टम में चल रही थी। फिर P3 प्रोसेस आई, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो एग्जीक्यूट हुई, और फिर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। लेकिन जब हम प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज करेंगे तो क्या होगा, P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हुई,
फिर P3 प्रोसेस आई तो उसने क्या किया, P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया और उसने एग्जीक्यूट होना शुरू कर दिया। उसके बाद में P1 प्रोसेस को चांस मिला वापस से और फिर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। तो जब इसमें सिंस प्रायोरिटी ऑफ P3 इज हाईएस्ट देन P1 एंड P2, बट P1 अराइव एट जीरो, P1 जो है जीरो टाइम पर आई है, इसलिए P1 इज देन प्रीएम्प्टेड आफ्टर 2 यूनिट्स एंड P3 इज कंप्लीटेड, पहले P3 कंप्लीट होगी। प्रायोरिटी ऑफ P2 इज लेस देन P1, P2 की प्रायोरिटी P1 से लेस देन है, देयरफॉर P1 कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, इसलिए P1 पहले कंप्लीट होगी फिर P2 का नंबर आएगा। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर इस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, और जब एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा तो फिर हम इनकी टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, उनके प्रोसेसिंग टाइम से टर्न अराउंड टाइम्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आप इनको प्रोसेसेस को जो अलग अलग एल्गोरिथम्स जो दे रखी हैं, उन एल्गोरिथम्स को आप अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू, अलग अलग कंडीशंस के थ्रू यूज करते हुए अप्लाई कर सकते हो। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको इसमें अप्लाई करके बताए हैं कि किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं, एग्जांपल्स को किस तरह से अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेसेस पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लैरिटी आए। आपने थ्योरेटिकली तो इसको अप्लाई करके देखा ही होगा, थ्योरेटिकली तो आपको समझ में आ गया कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग कैसे वर्क करती है, FCFS एल्गोरिथम क्या होती है, SGF एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे ये एल्गोरिथम्स काम करती हैं। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझा, लेकिन ये एल्गोरिथम्स प्रैक्टिकली कैसे सिलेक्शन कैसे करती है, कैसे एवरेज वेटिंग टाइम का क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट होता है, टर्न अराउंड टाइम का क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये कैलकुलेशन जो है ये आपको समझ में आए कैसे वर्किंग होती है, इसके लिए मैंने आपको ये 2 लेक्चर्स सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे ही दिए थे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कॉन्सेप्ट, जो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियरिटी आए। तो हमने अलग अलग ये लिए थे एग्जाम्पल्स, लिए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए। कई बार अपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ली, कभी हमने इसके अंदर जो पार्ट टाइम क्वांटम है वो चेंज करके लिया, कभी हमने इसके अंदर जो बीच में टाइम ओवरहेड है, स्विचिंग ओवरहेड है, वो इसमें चेंज करके डाल दिया। तो हमने इसमें अलग अलग तरह से चीजें चेंज कर करके उन्हीं एग्जांपल्स में अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेसेस ले लेके इनको अलग अलग एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर करके देखा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप एक बार इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली करके देखें, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स, आप अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी लें और उनको सॉल्व करके देखें, जिससे कि आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क करती है। क्योंकि राइट एल्गोरिथम का सिलेक्शन होना भी बहुत जरूरी होता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनिंग में ये डिसीजन लेना कि हमें कौन सी एल्गोरिथम अपने सिस्टम के लिए अप्लाई करनी है, कौन सी एल्गोरिथम सिर्फ शेड्यूलिंग की ही नहीं, आगे भी जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे या डिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो कौन सी, सबके अंदर अलग अलग मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज होंगी, सभी के अंदर कुछ अलग अलग एल्गोरिथम्स होंगी, तो सही एल्गोरिथम का डिसीजन करना कि कौन सी एल्गोरिथम हमें अपनी डिजाइनिंग में यूज करनी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सही डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो कि कौन सी एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे होती है, या किसका आउटपुट किस तरह से आता है, कौन सा काम कैसे करती है। तो ये आप प्रैक्टिकली जब इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, करके देखेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग तो बाद में आती है, पहले कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब फिर आगे आप प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे जाएंगे। तो इनको और अच्छे से इनके एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल आप लेके और इनको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।